तो हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं सभी। आज तीसरा लेक्चर है केमिस्ट्री का जो मैं शूट कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं थोड़ा बिजी रहा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर ओपन किया है अमन एकेडमी, और आप सभी अगर मुझे बड़गांव के आसपास के विलेजेस से देख रहे हैं, बड़गांव से देख रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। सीबीएसई बोर्ड ख़ास तौर पे, बाकी यूपी बोर्ड जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर अभी कोचिंग ले रहे हैं। ठीक है, क्लास 3rd से 12th तक कोचिंग है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स 11th एंड 12th, और 10th तक सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। हमारे टीचर्स, पहले तो मैं ही हूँ, मैं एमएससी बॉटनी से हूँ, जीफ कॉलेज शाहजहाँपुर से, और मेरे जो फ्रेंड हैं यानी जो सर दूसरे मैथमेटिक्स के हैं, हैदर सर, वो यहीं बड़गांव के हैं, वो भी एमएससी हैं जीफ कॉलेज से। और एक और सर हैं प्रेरित मिश्रा, वो अभी बहरहाल वो अभी पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उन्हें पढ़ाते हुए, कोचिंग्स, होम ट्यूशन्स दे रहे हैं। वो एसएसटी और इंग्लिश वगैरह आपको पढ़ाएंगे। उन्होंने बीए किया हुआ है। ठीक है, बाकी वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की। तो खैर, मैं अभी आगे अपना लेक्चर बढ़ाता हूँ केमिकल इक्वेशंस पे। ये टॉपिक जो केमिकल इक्वेशन है ये मुझे आज डिस्कस करना है। इससे पहले मैं एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 डिस्कस कर चुका हूँ। केमिकल इक्वेशंस क्या हैं, सबसे पहले आप ये समझिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ एक्टिविटी 1.1 में इन्होंने बताया हुआ है, बुक में आप पढ़िएगा तो 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन। यानी कह रहे हैं जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इसमें आप देखिए लेफ्ट की तरफ जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये रिएक्टेंट्स हैं। यहाँ पे आप समझिएगा, लेफ्ट की तरफ से ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और इधर जो एरो के बाद जो राइट हैंड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है, हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमें रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ रखे जाते हैं और उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन करते हैं और उन्हें हमेशा लेफ्ट की तरफ रखा जाता है केमिकल इक्वेशन में, और राइट की तरफ जो होता है एरो के बाद वो उनके प्रोडक्ट को रखा जाता है जो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं तो जिस फॉर्म में वो आपका प्रोडक्ट होता है जो कि राइट की तरफ रखा जाता है, ओके, जो कि प्रोडक्ट कहलाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शन में और जो प्रोडक्ट बना, उनकी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इसके दो टाइप होते हैं, वर्ड इक्वेशन एंड दूसरी होती है स्केलेटल इक्वेशन या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कही जाती है, सिंबॉलिक इक्वेशन भी कहा जाता है जिसको, उसमें सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर क्या है, आपको वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है केमिकल रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को इन्होंने Mg नहीं लिखा, मैग्नीशियम लिखा है पूरा इंग्लिश में। ऑक्सीजन को O2 ना लिख करके ऑक्सीजन लिखा है, तो ये वर्ड इक्वेशन होती है। और जो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसे MgO ना लिख करके, MgO2 नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा, MgO। ठीक है, 2 वैलेंसी Mg2+ होता है और O- होता है, O2- होता है, दोनों के 2+, 2- कैंसिल हो जाएंगे तो MgO बनेगा। ओके, 2MgO बनेगा यहाँ पे, बैलेंस करेंगे अगर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO ना लिख करके इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड इंग्लिश में लिखा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट हैं उन्हें वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, उस इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ये मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। तो खैर, तो ये देखिए, आगे देखिएगा आप, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1 मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको। द न्यू सब्सटेंस जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो आपका प्रोडक्ट है। वर्ड इक्वेशन शो करती है चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो जो होता है, ये बीच का जो एरो है ये इसकी बात कर रहे हैं, प्लेस्ड बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में, यानी प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एरो होता है। ओके, अच्छा, अब इन्हें जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा तो उसे प्लस लगा के, बीच में प्लस लगा दिया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट भी प्लस लगा करके आगे ऐड कर दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें बताया हुआ प्रोडक्ट को राइट हैंड पे यानी RHS में लिखते हैं, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करता है सब्सटेंस उसे लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, LHS में लिखते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अभी क्या है, आपको एक इक्वेशन लिखनी कैसे है,
ठीक है। वर्ड इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया, और अभी आपको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, यानी जो स्केलेटल इक्वेशन है जिसे आप सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन को, वो आपको कैसे लिखनी है वो बताया जाएगा। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, तो कह रहे हैं कि कोई और तरीका है क्या, शॉर्टर वे है, कोई आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका है आप किसी केमिकल इक्वेशन को जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं बिल्कुल है। आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने ऊपर एक रिएक्शन पढ़ी है 1.1 एक्टिविटी में, यानी मैग्नीशियम को आप Mg लिख सकते हैं और ऑक्सीजन को आप O2 लिख सकते हैं, और अगर आप इसको रिएक्शन कराएंगे तो MgO बन जाएगा। अभी इन्होंने बैलेंस नहीं किया है, क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको बैलेंस करना आगे सिखाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा 1.1.2 जो बैलेंस्ड इक्वेशंस केमिकल इक्वेशन जो हेडिंग दी हुई है उसमें आपको यही सिखाने वाले हैं कि इक्वेशंस को आपको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, अच्छा बैलेंस क्यों करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि बैलेंस क्यों करना है इसकी भी तो वजह होगी ना। तो खैर अभी आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ये आप शॉर्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को। तो बहुत आसान तरीका है, उसके सिंबल को लिख दीजिए। मैग्नीशियम में आप Mg बना दीजिए, ऑक्सीजन के लिए आप O2 बना दीजिए, दोनों को आपने क्या किया LHS में लिखा और एरो बना करके RHS में प्रोडक्ट को MgO को लिख दिया, जो कि है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा आपकी जो हेडिंग है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अच्छा इसमें थोड़ा ये देख लीजिएगा, इक्वेशंस आपकी जो है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो टाइप की होती हैं। अब हमें क्या करना है इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ आ जाए कहना क्या चाह रहे हैं ये। सॉरी, चलिए देखते हैं। जैसे काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। आप कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि देखिए आप काउंट करिए और कंपेयर करिए LHS में और RHS में जो एटम्स का नंबर है वो बैलेंस है या नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एटम्स का नंबर यानी RHS में और LHS में एटम्स का नंबर, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में एटम्स का नंबर सेम ना हो, तो उन इक्वेशंस को अनबैलेंस्ड इक्वेशंस कहा जाता है। और जिनमें एटम का नंबर रिएक्टेंट्स की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों तरफ सेम हो, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटम बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है LHS की तरफ और RHS की तरफ सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये ब्रेक करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि लेबोइजिन ने दिया था, उन्होंने बताया था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मास रहेगा वो कंजर्व रहेगा, ना आप उसे क्रिएट कर सकते ना उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीन्स द मास कैन नेदर be created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, mass means atoms आप कह सकते हैं, atoms can neither be created nor be destroyed। तो मैं बता रहा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें RHS और LHS मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी एटम हैं किसी भी एलिमेंट के, वो इक्वल होना चाहिए। ऊपर जो हमने रिएक्शन पढ़ी है मैग्नीशियम और इधर ये ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इधर LHS की तरफ 2 है, RHS की तरफ 1 है, तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी आपको कैसे बैलेंस करना है, बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मुझे क्या करना है, वैलिड यहाँ पर रखना है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो ये कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो सब्सटेंस होता है, चाहे प्रोडक्ट की तरफ हो चाहे वो रिएक्टेंट की तरफ हो, उसमें एटम का नंबर हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, द मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल इक्वेशन। ओके, चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से इन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करनी है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो कह रहे हैं, देखो ये बता भी रहे हैं, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास आप उसे याद करें, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। सही बात है, केमिकल रिएक्शन में मास को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। क्या ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पे बने, यहाँ बने, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थी, यहाँ बन रहेगा, इसका मतलब एक ऑक्सीजन का एटम डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं हुआ, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो यहाँ पे कैसे एक रिएक्शन हुई होगी, एक्चुअली में रिएक्शन हुई होगी, मैग्नीशियम के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन के भी 2 एटम होंगे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना होगा वो 2 मॉलिक्यूल बने होंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। अगर आप क्या करें, यहाँ पर 2 लगा दें मैग्नीशियम ऑक्साइड में, होल में अगर 2 लगा दें, यहाँ पर 2 MgO लिख दें, तो देखिए 2 मैग्नीशियम भी हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन भी हो जाएंगे। तो इक्वेशन
इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है यहाँ पर वैलिड रहेगा, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा वो। तो दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। सही बात लिखी है कि जो मास है एलिमेंट्स का जो कि प्रोडक्ट्स में होता है केमिकल रिएक्शन की, वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स के जो कि रिएक्टेंट्स की तरफ है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट्स की तरफ जो भी एलिमेंट है उनका जो मास है वो प्रोडक्ट की तरफ जो भी एलिमेंट है उनके मास के इक्वल ही होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट्स में जो होते हैं वो सेम रहना चाहिए आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। skeletal chemical equation किसे कहते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, ठीक है। वर्ड इक्वेशन कहते हैं, जैसे ऊपर ये लिखी है ये वर्ड इक्वेशन है, नीचे जो लिखी है ये स्केलेटल इक्वेशन है जिसमें आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की गई है नीचे, ठीक है। जिंक को यहाँ पे Zn लिखा हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे H2SO4 लिखा है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा है, हाइड्रोजन को H2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाली जो है आपकी वो स्केलेटल इक्वेशन है और जो ऊपर वाली है वो आपकी वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। नीचे वाले ज़्यादा शॉर्टर फॉर्म में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अभी आपको करना क्या है, एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, उसको हम फॉलो करके क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। नीचे लेट अस एग्जांपल द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। जिंक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो ये जो रिएक्शन ऊपर दी है ये तो बैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करना ही नहीं है, ठीक है। नीचे आप देखिए दूसरा एग्जांपल लीजिए, इसमें आयरन है और प्लस वाटर है, रिएक्शन कर रहा है और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। देखिएगा आयरन यहाँ पर 1 है, आयरन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, वो तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा LHS की तरफ 1 है और इधर RHS की तरफ 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के एटम भी बैलेंस नहीं है, आयरन के एटम भी बैलेंस नहीं है, ये हमें बैलेंस करना पड़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप ये है कि आप क्या करें, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट्स हैं LHS में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जैसे आयरन और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर है और इधर प्रोडक्ट में जो फेरिक ऑक्साइड और इधर हाइड्रोजन बना हुआ है, निकली है गैस, इनको बॉक्स में बंद कर लीजिए आप। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स LHS और RHS में जो भी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं उन सबको क्या करें आप बॉक्स में बंद कर लें, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या करें, लिस्ट बना लें उनकी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एलिमेंट हेडिंग डाली, यहाँ पे आपने लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी LHS में और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट यानी RHS में कितने हैं। जैसे एलिमेंट पहला आयरन है तो आयरन LHS की तरफ कितना है, 1 है, RHS की तरफ कितना आयरन है, 3 है। हाइड्रोजन आपका LHS की तरफ 2 है, RHS की तरफ भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ आपका LHS की तरफ 1 है और RHS की तरफ 4 है, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, ऑक्सीजन 1 है LHS में और RHS में 4 है। तो सबसे पहले रूल होता है कि जो एटम जिसमें डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की तरफ, उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रश का यूज़ करता हूँ। यहाँ आप देखिए ये ऑक्सीजन है और ये आपका यहाँ पे इधर LHS में 1 है और RHS में क्या है 4 है, तो ये डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ओके, चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड है इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैंने आपको बताया पहले ही, इट मे बी रिएक्टेंट्स और अ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनमें डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है, उनको सबसे पहले आप क्या करें, बैलेंस कर लें, ठीक है। ये सुविधा के लिए सही रहता है, ये कन्वीनियंट है हमारे लिए, ठीक है, लिखा है इसमें। और ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, रूल है आपको फॉलो करना है। हम लोग तो रूल्स को फॉलो ही नहीं करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड बैठ कर कुछ नहीं लगाते हैं, नॉर्मली आगे चल के आप क्लासेज में ऐसे ही बैलेंस कर देते हैं। फिर क्लास 10th में आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आगे चल के आप भी बगैर किसी मेथड के आप डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। अभी खैर आपको इस मेथड को ही फॉलो करना है। अगर हाँ लिखा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन आता है हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशन को आप बैलेंस करिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद अगर ऐसे ही लिखा हुआ है कि आप किसी दी गई फॉलोइंग इक्वेशन को आप बैलेंस करिएगा, तो फिर आप ऐसे नॉर्मली कर सकते हैं बगैर किसी मेथड के, ठीक है। इट इज ऑफन, आगे लिखा, इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स यूजिंग द थ्री, ये थोड़ा मिट गया, मैं हटा देता हूँ, हाँ, यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only one on the LHS. देखिए वही बात आ गई, ऑक्सीजन का जो एटम है वो RHS में क्या है 4 है और LHS में सिर्फ 1 है, बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इनिशियली क्या था, इनिशियली जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था 1 था और प्रोडक्ट की तरफ क्या लिखा है, हाँ, प्रोडक्ट की तरफ जो ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट की तरफ जो ऑक्सीजन है वो 1 है और प्रोडक्ट की तरफ जो ऑक्सीजन है वो 4 है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इधर बैलेंस जब करेंगे तो हम 4 नंबर यहाँ पे ले लेंगे। ये 4 लिखा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। ये मत करिएगा कि अच्छा 4 बाहर लिखा है तो 4 × 4 4 16 हो गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 16 मॉलिक्यूल नहीं है, ये बताया है कि देखो इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 1 है, ठीक है। नीचे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ भी 4 है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में भी 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। दूसरा देखिए, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ द एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूलेट ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। हाँ, हम कंपाउंड का फॉर्मूला अल्टर नहीं कर सकते, ऐसा ना करिएगा अच्छा यहाँ पे H2O है तो H2O4 लिख दूँ आप, तो फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा, पूरा H2O मॉलिक्यूल है वो H2O ही रहेगा, यानी आपको बॉक्स के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बॉक्स के अंदर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बॉक्स के बाहर ही आप क्या करेंगे, नंबर्स को लिखेंगे, डिजिट्स को लिखेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बॉक्स बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि आप बॉक्स के अंदर कुछ भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो बॉक्स को आपको नहीं छूना है, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को आपको नहीं डिस्टर्ब करना है, अल्टर नहीं करना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करिएगा, कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूलेट ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट फॉर H2O एंड नॉट H2O4, जैसे में लिखा हुआ भी है कि आप जब ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप H2O को बैलेंस करने के लिए 4 पहले मल्टीप्लाई में लगा देंगे होल में, ना कि आप ऐसे लिखेंगे इसको H2O4, ये गलत हो जाएगा, ठीक है।